वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर आरपीएससी का 2024 और ये हमारा उसका लास्ट पेपर है जिसमें हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। आज हमें जो 50 के हैं बाकी रह गए हैं वो करने हैं। तो इस तरह से हम पूरे 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। और जो लोग देख रहे हैं लगातार उनको पता ही है आरपीएससी के इस वाले पेपर में कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हम अभी कितना प्रोसेस में हैं और हमें कितना काम करना बाकी है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए। और ये हमारा सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है, सेकंड वाला हम इसके बाद में करेंगे। तो पहला हम आज का जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो कोटेशन है और कोटेशन में पूछा गया है, निवास एक ऐसा स्थान जहाँ व्यक्तियों की पुरानी पहचान को व्यवस्थित रूप से हटा दिया जाता है और जीवन के एक बिल्कुल नए तरीके में पुनः सामाजिकृत किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो जहाँ पे जो पहले से चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, हम उसको हटा देंगे और फिर नए तरीके से आपको रीसोशलाइज्ड करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो काम कहाँ पे होगा, कम्युनिटी में या एसोसिएशन में, सोसाइटी में। तो इससे इसका मतलब नहीं है, ये होगा काम आपका टोटल इंस्टीट्यूशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है, किसने जनसंचार को सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण के रूप में माना है। तो मास मीडिया को किसने मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन माना है, तो वो है आपके एंथोनी गिडिंग्स। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार क्या था। तो मनु के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार था वो था व्यक्तिगत गुण, यानी इंडिविजुअल क्वालिटीज़। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी जो बुक है एन अनसर्टन ग्लोरी। तो ये वाली बुक किसकी है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये वाली बुक पब्लिश कब हुई थी। तो ये हुई थी 2013 को। और ये बुक है किसकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली बुक है अमर्त्य सेन और जीन रीज की। तो ये बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अलगाव मानव की अनिवार्य नियत है। तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है, आपको लगेगा कि जो आंसर है वो नहीं है। तो एलिनेशन को इन्होंने बताया है डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये किसका है, अनिवार्य नियत है। तो ये कोटेशन कार्ल मार्क्स का नहीं है, जॉर्ज सेमेल का है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एलिनेशन देख के लगेगा कि वो हो सकता है मार्क्स। और सेमेल तो मैंने आपको पिछले लगभग 2-3 वीडियो में बताई हूँ कि आरपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लगातार वो देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस होता है और फिर वहीं पे सवाल गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक सामाजिक समूह जिसके सदस्यों का उत्पादन के साधनों से समान संबंध होता है। तो जब उसका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे समान अ, संबंध होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब क्लास इन इटसेल्फ होगा कि क्लास फॉर इटसेल्फ होगा, रूलिंग क्लास, नॉन रूलिंग क्लास। तो आपको पता ही क्या होता है। तो जब अ सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप, जब सेम रिलेशनशिप शेयर करते हैं टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो हो जाता है क्लास इन इटसेल्फ। ओके। भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में जाना जाता है या घोषित किया गया है, तो वो है 2001। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक तनाव का मूल कारण धार्मिक है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा का मूल कारण राजनैतिक है। तो ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जो सांप्रदायिक तनाव है यानी कम्युनल जो टेंशन है उसका मूल कारण तो धार्मिक है, लेकिन जो सांप्रदायिक हिंसा है उसका मूल कारण क्या है, राजनैतिक है, पॉलिटिकल है। तो ये कोटेशन किसका है, ये कोटेशन योगेंद्र सिंह का है। योगेंद्र सिंह में ये रहता है कि जब आपको लगे कि बहुत अंदर से बहुत वैसी डेफिनेशन या ऐसी बात कही गई जो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है, तो आप कर सकते हैं कि योगेंद्र सिंह हो सकता है, क्योंकि उनकी बात बहुत अंदर से होती है। जो ओरिजिनली योगेंद्र सिंह के टेक्स्ट को पढ़ता है वही रिलेट कर पाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग वाला, तो हम लोग मैच कर लेते हैं। इंडियाज़ विलेजेस बुक किसकी है, इंडियाज़ विलेजेस जो बुक है वो है एम एन श्रीनिवास। जस्ट अ मिनट, एम एन श्रीनिवास।
नेक्स्ट है विलेज इंडिया, तो सबको पता है मैकिम मैरियट। और फिर है रूरल प्रोफाइल्स, तो मजूमदार की, और इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की। तो बस सारी कॉमन बुक्स थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई मैचिंग करने में। तो ए में 3 है, सॉरी ए में 3, हाँ ए में 3 है, और ए में 3 2 में है। और बी में क्या है, बी में डी है, तो बी में डी, और ये रहा हमारा आंसर। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन मानता है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है? जो बेरोजगारी होती है वो अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है। तो ये कौन से स्कूल मानते हैं? क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल या हार्वर्ड स्कूल? तो ये मानते हैं न्यू क्लासिकल स्कूल की बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है। तो बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, सो दैट आपका जो सोचने का तरीका है वो भी आपको समझ में आ पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, क्वेश्चन है द फिलोसफी ऑफ मनी वॉज रिटन बाय, तो आपको पता ही है सेमिल की बुक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पब्लिश कब हुई है? तो ये हुई है 1900 में ये पब्लिश हुई है, द फिलोसफी ऑफ मनी। श्रम विभाजन का प्रयोग विशेषज्ञता के अर्थ में कौन करता है? तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसका जो यूज़ है वो स्पेशलाइजेशन के रेफरेंस में कौन करता है? तो वो है जॉर्ज फ्रीडमैन। अब यहाँ दुर्खीम नहीं कर देना। तो यही थोड़े थोड़े से डिफरेंस हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की बात तो दुर्खीम भी करते हैं, लेकिन जब स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता के अर्थ में यूज़ होगा तो फ्रीडमैन हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष संपर्क और अंतःक्रिया के द्वारा दूसरों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपना लेता है, तो क्या कहलाएगा? जब दूसरों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपना लेगा तो हो जाएगा पर संस्कृतिकरण। पर का मतलब दूसरे, पराई संस्कृति को अपनाएगा, और दूसरों की संस्कृति को अपनाएगा तो वो हो जाएगा पर संस्कृति ग्रहण। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा, अकल्चरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सोपानिक व्यवस्था को गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से स्पष्ट किया है? तो ये कौन है? ये हैं मैकिम मैरियट, जिन्होंने जो हायरार्किकल सिस्टम है उसको गुणात्मक सिद्धांत और इंटरैक्शनल थ्योरी के से स्पष्ट किया है। तो ये भी काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामाजिक क्रिया की चर्चा टालकट पार्सन्स ने नहीं करी है? तो वो आपको बताना है जिसकी चर्चा वो नहीं करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल एक्शन की बात की, एक्सप्रेसिव एक्शन की बात की, और मॉरल एक्शन की बात की, लेकिन वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन की बात वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार एक औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता रही है? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता रही है? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हो जाएगा गोल एंड वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। तो ये हो जाएगा, और मैक्स वेबर से भी एक ना एक सवाल पूछा जाता है इसमें। तो बहुत ही अच्छे से अपने जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उनको पढ़ना है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा जो कन्फ्यूज़न हो जाता है वो ना हो। तो जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात होगी तो गोल एंड वैल्यू ओरिएंटेड दोनों ही एक्शन होंगे। निम्न में से कौन सा एक इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन बुक लिखा है? तो ये वाली बुक किसकी है? ये वाली बुक बहुत बार आ चुकी है और बहुत आसान भी है, तो ये आपको मे बी पता होगा। टी.के. वुमेन एंड पी.एन. मुखर्जी की बुक है, और आई कब है? ये 1986 को पब्लिश हुई है। टी.के. वुमेन और पी.एन. मुखर्जी की बुक, इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। इनमें से सामाजिक नियंत्रण के किस एक प्रकार का उल्लेख जे.एच. फिशर ने नहीं किया है? तो फिशर ने जिसका उल्लेख नहीं किया वो आपको बताना है। तो फिशर ने 3 लोगों के जो सोशल कंट्रोल के टाइप थे उनको मिलाकर तब बनाया था। तो उसमें से हम लोग देख लेते हैं फीचर के टाइप्स हैं कौन कौन से। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव सोशल कंट्रोल की बात करते हैं,
और इसी के साथ साथ उन्होंने फॉर्मल इनफॉर्मल की सोशल कंट्रोल की बात की और ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशनल सोशल कंट्रोल की बात की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात वो नहीं करते हैं, कार्ल मैनहेम करते हैं। और बाकी इन इन जो 3 सोशल कंट्रोल आप देख रहे हैं इनको उन्होंने मिला दिया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल हो जाएगा, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कोई भी सामाजिक इकाई 2 व्यक्तियों के एक समूह से लेकर एक जटिल समाज तक सामाजिक व्यवस्था है। ये कथन किसका है? तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कथन है और डिफ़िकल्ट कभी-कभी जब हो जाता है तो जिसको ना पढ़ा हो वो कर देना चाहिए। तो इसमें से आपने ज़्यादातर स्टीवन कोल को कम पढ़ा होगा और जब नया दिखे तो थिंकर भी नए ही कर देना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 ही करेक्ट आंसर है। एक भोजन उत्पादन परिवार एवं वे परिवार जो इन परिवारों को वस्तु एवं सेवाएं सप्लाई करते हैं के मध्य पाए जाने वाले मजबूत संबंध कहलाते हैं। तो किसके मध्य पाए जाने वाले मजबूत संबंध कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जजमानी संबंध के बीच में पाए जाने वाले मजबूत संबंध। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का के संस्करण का जो श्रेणीबद्ध रूप से सीक्वेंस बताया है वो आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा और मैथ के बाद वो किसकी बात करते हैं? एस्ट्रोनॉमी की। तो अगर आपको 2 पता है तो आप कर लोगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिर उसके बाद सोशियोलॉजी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो कौन से ऑप्शन में मैथ एस्ट्रोनॉमी तो ज़्यादातर सभी ऑप्शन में है और उसके बाद आपको देखना है फिजिक्स तो इसमें भी है। फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का सीक्वेंस ऑप्शन 4 में बना है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं, MAPCB। तो PCB तो याद ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और MA, आपको MA आगे कर देना है, PCB और ऐसा अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो। बाकी तो ये सिंपल है, तो नॉर्मली सभी का सही होता होगा। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्री को मिथक के एक विध्वंस के रूप में विवेचित किया है? डिस्ट्रॉयर ऑफ मिथ किस सोशियोलॉजिस्ट को कहा गया है या वो इस नाम से फेमस है? तो ये है नॉबर्ट एलियास। तो किसने समाजशास्त्री को मिथकों के एक विध्वंस के रूप में विवेचित किया? तो नॉबर्ट इलियास ने समाजशास्त्री को मिथकों के एक विध्वंस के रूप में विवेचित किया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर का कार्य नहीं है? तो मैक्स वेबर का कार्य जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैक्स वेबर का कार्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलीजन ऑफ चाइना, तो ये भी इनका काम है। रिलीजन ऑफ इंडिया भी इनका काम है। सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जो है वो इनका कार्य नहीं है। तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पर ये भी आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ में कि ये कार्य है किसका, तो वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जो बुक है वो किसकी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। तो ये है एंड्रयू विगर्ट की, ये काफ़ी पूछी जा रही है आजकल। और ये आई कब है बुक? ये वाली बुक आई है 1981 को, सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। तो एक और इसी तरह बुक है, मैं बता दूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वो जस्ट इसका अपोजिट है। उसका नाम क्या है? एवरी डे लाइफ सोशियोलॉजी, इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या था? सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। अब ये जब उल्टा हो जाएगा, एवरीडे लाइफ सोशियोलॉजी, मतलब एवरीडे पहले आ जाएगा अगर, तो इसका आंसर बदल जाएगा। वो कौन है? वो है पैट्रिसिया एडलर। पैट्रिसिया एडलर की ये बुक है एवरीडे लाइफ सोशियोलॉजी। एक और बुक है, उसमें है सेम ही है लगभग, इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ रख दिया है। उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे लाइफ।
तो ये 3 बुक हैं जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हैं, जिसमें ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम है। सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जो बुक है वो एंड्रयू विगर्ड की है, और अगर एवरीडे लाइफ सोशियोलॉजी होगी तो एडलर की हो जाएगी। तो आप एक याद कर लो, एडलर याद करना है या विगर्ड याद करना है। अगर आपको विगर्ड याद करना है तो वो एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो आप वही याद कर लो। उसमें सोशियोलॉजी पहले होगा विगर्ड में, और एडलर को छोड़ दो, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सोशियोलॉजी पहले, तो आंसर क्या होगा? विगर्ड। और अंडरस्टैंडिंग तो अलग ही है, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे लाइफ हो जाएगा। तो ये वाली बुक जो है ये है डगलस की। तो ये तो एकदम अलग है, अंडरस्टैंडिंग है, एवरीडे लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, तो डगलस की तरह बनना है। तो ये 3 बुक मुझे लगा यहीं पे शेयर कर दें, एक जैसी हैं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके और आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यह किनका मत है कि वंशानुगत करिश्मा के विकास का क्लासिकल केस भारत में जाति का है? तो ये किसका मानना है? ये है, क्योंकि उन्होंने करिस्मेटिक अथॉरिटी की बात करी, तो वहीं से आप इसको रिलेट कर लो। ऑप्शन 3 मैक्स वेबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से परार्थवादी आत्महत्या के इमाइल दुर्खीम द्वारा विवेचित प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ आप देख लो, वो पहले ही अल्टरिस्टिक सुसाइड का टाइप पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ अल्टरिस्टिक सुसाइड, तब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो जब अल्टरिस्टिक सुसाइड का टाइप पूछ रहे हैं तो इसमें आप देख लो, जो आप जानते हो वो तो ऑलरेडी नहीं होगा, और वही उन्होंने पूछा है कि इसका टाइप कौन सा नहीं है। तो आंसर मिल गया। मैंने आपको इसलिए समझाया कि अल्टरिस्टिक सुसाइड का टाइप पूछ रहे हैं, तो फैटलिस्टिक सुसाइड तो होगा नहीं, क्योंकि फैटलिस्टिक तो अलग होता है टाइप। फैटलिस्टिक और अल्टरिस्टिक ये सब अलग से 4 टाइप ऑफ सुसाइड हैं, तो वो तो उसमें होगा नहीं। तो अब आपके ये 3 ऑप्शन बचे, तो जाहिर सी बात है यही तीनों होंगे, ये वाला नहीं होगा। ऐसे करके आपको अगर नहीं आता हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अब आपको ये लर्न करना है, क्योंकि ये 3 टाइप हैं किसके? अल्टरिस्टिक सुसाइड के टाइप। ये मैंने आपको सुसाइड जब पढ़ाया है तो तीनों टाइप आपको वहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। दुर्खीम को का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसे विजिट करना, वहाँ पे जो भी डाउट हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने बताया है अल्टरिस्टिक टाइप के जो सुसाइड के टाइप हैं, वो है ऑब्लिगेटरी अल्टरिस्टिक सुसाइड, ऑप्शनल अल्टरिस्टिक सुसाइड और एक्यूट अल्टरिस्टिक सुसाइड। तो इसकी जो ट्रिक हो सकती है वो OOA हो सकती है। O से ऑब्लिगेटरी, O से ऑप्शनल और A से एक्यूट अल्टरिस्टिक सुसाइड। ये तीनों आपको लर्न करना है, क्योंकि खूब आजकल ये सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान नगरीय भारतीय क्षेत्रों में किस वर्ग का उल्लेख AR देसाई ने नहीं किया है? तो AR देसाई ने जो नहीं किया है वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं AR देसाई ने कौन सा नहीं किया। उन्होंने पूंजीपतियों, औद्योगिक और वाणिज्यिक एवं वित्तीय के आधुनिक वर्ग की चर्चा की, उद्योगों, परिवहन एवं खानों से संबंध आधुनिक श्रमिक वर्ग की चर्चा की, अर्ध व्यावसायिक एवं दुकानदारों से निर्मित वर्ग जो आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से घिरे हुए उनकी चर्चा की। लेकिन उन्होंने व्यापारियों एवं महाजनों से निर्मित जो मिडिल क्लास था उसकी चर्चा नहीं की है। ठीक है, मिडिल क्लास कंप्रेसिंग मर्चेंट्स एंड मूव मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स। नेक्स्ट है JL ग्लिन और JP ग्लिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता किस समूह के उदाहरण हैं? तो भीड़ और श्रोता जो होते हैं वो अनस्टेबल ग्रुप के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हार्टन और हंट ने विचलन के निम्न में से किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है वो बताना है। तो उन्होंने किसका उल्लेख नहीं किया है वो देख लेते हैं। तो उन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएंस की बात की, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डेविएंस की बात की, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेविएंस की बात करी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेविएशन की बात नहीं करते हैं। तो इसका नहीं किया है, यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार है। ये तो बहुत फेमस डेफिनेशन है और मैंने पढ़ाया भी है आपको, और कई बार प्रीवियस ईयर पेपर कराते वक्त भी बताया है। तो ये वाली डेफिनेशन फीचर की है।
विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव के अपने अध्ययन में कितनी जातियों को सम्मिलित किया है? तो विलियम वाइजर ने 24 जातियों को सम्मिलित किया है जब उन्होंने करीमपुर गांव की स्टडी की है, तो 24 कास्ट को सम्मिलित किया है। ये भी बहुत अलग क्वेश्चन है, इससे पहले कहीं भी नहीं पूछा गया था। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों और उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? तो मैंने बहुत बार बताया है और हायर 50 में पूछा भी गया था ये कि किसकी डेफिनेशन है, तो बहुत पुरानी डेफिनेशन हो चुकी है जिन्सबर्ग की, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक संस्था का भाग नहीं है? तो नियामक संस्था का जो भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल इंस्टीट्यूशन, अभिव्यंजनात्मक संस्थाएं, एक्सप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस और प्रतिरक्षण मेंटेनेंस इंस्टीट्यूशन, मॉरल इंस्टीट्यूशन। जो इसका भाग नहीं है वो हो जाएगा आपका मेंटेनेंस इंस्टीट्यूशन, प्रतिरक्षण इंस्टीट्यूशन। ये नियामक संस्थाओं का यानी रेगुलेटिव इंस्टीट्यूशन का भाग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लिया जाए। वो कल्चर की डेफिनेशन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी आपके लिए। तो संस्कृत एक जटिल समग्रता है जिसमें हमारे सोचने व कार्य करने के तरीके और समाज के सदस्य के रूप में हमारे पास मौजूद सभी वस्तुएं शामिल हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बीर स्ट्रीट की। और इस डेफिनेशन में इन्होंने ये आगे कहा है कि वो सभी वस्तुएं शामिल हैं जिसको हम जिसमें हम जिसका हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास भी रखते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा आधी ही डेफिनेशन लिखी है लेकिन मेन यही डेफिनेशन है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड मैंने एक तो आपको बताया कि समग्र जटिलता है और दूसरा यहाँ पे ये कीवर्ड है, उनको हम समाज के सदस्य होने के नाते, तो यहाँ पे लिखा है सदस्य के रूप में हम अपने पास रखते हैं, तो वही उन्होंने लिखा है हमारे पास है और हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये बेरी स्ट्रीट की डेफिनेशन हो गई। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। लिंटन ने क्या कहा है संस्कृति के संबंध में? इन्होंने कहा है वे ऑफ लाइफ, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो ये हो गई लिंटन की डेफिनेशन। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट हमें दिख रहा है कि मालिनोव्स्की ने क्या कहा है, तो उन्होंने भी ऐसी ही बात कही। उन्होंने कहा है टोटल वे ऑफ लाइफ, तो सेम ही है इन दोनों का, लाइफ, वे ऑफ लाइफ और टोटल वे ऑफ लाइफ। अब अगर हम देख लें ईबी टाइलर का, तो उन्होंने क्या कहा है, तो जैसे ये जटिल समग्रता बोलते हैं, वो बोलते हैं संपूर्ण जटिलता। ये पलट दिया इन्होंने, संपूर्ण जटिलता की बात करी यहाँ पे। ये जटिल समग्रता बोल रहे थे और इन्होंने इसके अपोजिट बात करी संपूर्ण जटिलता। उसमें क्या क्या आएगा? संपूर्ण जटिलता जिसमें आएगा ज्ञान, विश्वास, कला, मैंने आपको बहुत बार बताया है। मेन कीवर्ड तो यही है, नैतिकता, धर्म, प्रथा, ये सब कुछ आता है, ये सब कुछ शामिल होता है। तो इसको हम कहते हैं कल्चर। तो यहाँ पे संपूर्ण जटिलता याद रख लो या फिर ये याद रख लो, मैं कहूँगी ये याद रख लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सभी की मैंने डेफिनेशन बता दी और ये सभी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि सामाजिकरण सदैव समाज के साथ दोहरे संबंधों में संलग्न होता है? वह इसके अंतर्गत सम्मिलित है परंतु साथ ही इसके विरुद्ध भी खड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो आप देख लो ये वाली डेफिनेशन किसकी हो सकती है। तो यहाँ पे डुअल रिलेशन की बात करी गई है। डॉयट ट्रायस से आप रिलेट करोगे तो आप कर पाओगे, ये जॉर्ज सिमल का हो सकता है। और बहुत ही अंदर से जॉर्ज सिमल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने 3 के तीनों पार्ट में आपको बताया कि आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जॉर्ज सिमल कितना इंपॉर्टेंट थिंकर हो सकता है। कार्ल मार्क्स की वैचारिक रचना के साथ कौन सा संबंध नहीं है वो आपको बताना है। तो जो संबंध नहीं है, जर्मन आइडियलिज्म की बात करते हैं, फ्रेंच सोशलिस्ट ट्रेडिशन की बात करते हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की, इटालियन रेडिकलिज्म की बात वो नहीं करते। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन नहीं हैं? तो अमर्त्य सेन जिस पुस्तक के लेखक नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो आइडेंटिटी एंड वायलेंस जो बुक है वो अमर्त्य सेन की ही है। तो ये तो इसके थिंकर हो जाएंगे।
और अगर इसमें हम देखें कि ये वाली जो बुक है आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस कब पब्लिश हुई, तो ये हुई है 2006 में। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये वाली जो बुक है वो कब आई है, वो आई है 2005 में। ये किसकी है, ये भी अमर्त्य सेन की। कम्युनलिज्म इन इंडिया, तो कम्युनलिज्म इन इंडिया के साथ अगर कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया लग जाए, मॉडर्न हो जाए, तो ये बुक हो जाएगी बिपिन चंद्र की। तो ये तो आपने देख लिया कि ये वाली जो बुक है वो इनकी नहीं है, बिपिन चंद्रा की है, जो कि 1984 में पब्लिश हुई है, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज जो है वो भी अमर्त्य सेन की बुक है, और ये वाली बुक कब आई है, ये आई है 2015 में। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अमर्त्य सेन ने जो नहीं लिखी वो कम्युनलिज्म इन इंडिया है, और कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया बुक किसकी है, बिपिन चंद्र की, 1984 में पब्लिश हुई है। आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस 2006 में अमर्त्य सेन की। आर्गुमेंटेटिव इंडियन भी 2005 में अमर्त्य सेन की। कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज अमर्त्य सेन की ये भी है, 2015 में पब्लिश हुई। तो ये आप लर्न कर लेना, सभी बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल्याणवादी पूंजीवाद यानी वेलफेयर कैपिटलिज्म की कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है, तो वो दिया है मैनार्ड कीन्स ने, और ये मैंने आपको बताया भी है कि कॉन्सेप्ट किसका है। परिवार के प्रकारों से संबंधित निम्नलिखित युग में कौन सा सही नहीं है, तो जो नहीं सही है वो आपको बताना है। तो ट्रस्टीशिप, डोमेस्टिक, ऑटोमेस्टिक, ये परिवार का टाइप जिमरमैन ने दिया है, तो ये वाला सही है आपका। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड कंपेनियनशिप यानी संस्थागत और सहचार, तो बर्जसन लॉक का ही, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड प्रोक्रिएशन, तो ये इनका नहीं है, कपाड़िया का, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है सिंपल कंपाउंड और कंपोजाइट जो है वो चट्टोपाध्याय का है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वाला टाइप था वो भी आप देख लो, वार्नर का, ये तो बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोपला संबंधित है, मोपला किससे संबंधित है, तो मोपला जो है वो इस्लाम धर्म के भीतर एक मातृवंशी समुदाय है, यानी मैट्रिलिनियल कम्युनिटी विद इन रिलीजन ऑफ इस्लाम। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार या प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे डेफिनेशन समझाई है, रोल वाली, अपनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाले प्लेलिस्ट में रोल में आप जाएंगे तो देख लेंगे। तो यहाँ पे है जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये कीवर्ड क्योंकि मैंने वहाँ मेंशन किया था। व्यवहार का प्रतिमान अगर होगा और उससे उसकी आशा भी की जाती है तो उसको हम भूमिका कहेंगे। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये वाली डेफिनेशन है लुनबर्ग की, तो यहाँ ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं इलियट एंड मेरिल ने क्या कहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इलियट एंड मेरिल ने ये कहा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ऐसा कार्य या वह कार्य, 1 मिनट, इलियट एंड मेरिल की, वह कार्य जिसे परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाएगा। तो परिस्थिति यानी जो भी उसका स्टेटस है उसके अनुरूप जब भूमिका निभाएगा, किसी भी स्टेटस के अकॉर्डिंग जब भूमिका निभाएगा, जो भी काम करेगा या कार्य करेगा, तो उसको हम कहेंगे भूमिका। तो आप किसी को बताने के लिए भी कह सकते हो, जो भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुरूप अगर कार्य करते हो तो वो आप भूमिका हो जाएगी। तो ये बात किसने कही, इलियट एंड मेरिल ने। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें राल्फ लिंटन ने क्या कहा, तो राल्फ लिंटन कहते जो हैं उनके में एक की वर्ड है जिससे आप देख सकते हैं, वो एटीट्यूड की बात करते हैं, तो आपको एटीट्यूड दिख जाएगा, या फिर मूल्य
और व्यवहार, मूल्य और व्यवहार को उन्होंने सम्मिलित किया है अपनी डेफिनेशन में। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है। एटीट्यूड, मूल्य, व्यवहार को सम्मिलित किया उन्होंने अपनी डेफिनेशन में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे जो इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है वो किम्बाल यंग की ही है। तो इन्होंने एक कल्चरल पैटर्न की तरह यूज़ किया है, या फिर आप ऐसे एक सिंपल वर्ड में लर्न कर सकते हो, ऐसा जो कार्य करता है या फिर क्या करेगा, करवाता है। मतलब ऐसा आपको वो मिला है कि आपको या तो कार्य करता है या फिर कार्य करवाता है। भूमिका क्या है, अब आपके पास जो स्टेटस है तो आपको मजबूरन वो काम करना पड़ता है। तो कार्य करता है या करवाता है, तो वो क्या होता है, भूमिका। सबसे अच्छी डेफिनेशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन किम्बाल यंग की ही है। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों ही डेफिनेशन बताई हैं। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे समझ में आ रही, जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जैसे कि क्या था कि जो पैटर्न था उसकी बात हो रही थी। अब यहाँ पे मतलब ये था, मैं इसको थोड़ा हटा दूँ ताकि आप समझ जाएँ अच्छे से। जो लुनवर्ग की डेफिनेशन थी उसमें क्या आ रहा था, प्रत्याशित, मतलब आशा की जाती है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रत्याशित व्यवहार प्रतिमान, ये हो गया लुंडबर्ग का व्यवहार प्रतिमान। तो हमने लिखा ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर, तो यहाँ पे लिखा है ना व्यवहार प्रतिमान, और आशा का मतलब प्रत्याशित। तो प्रत्याशित व्यवहार प्रतिमान होगा, तो आंसर आपका होगा सीधा लुंडबर्ग, जो ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर हो गया। अगर ये व्यवहार प्रतिमान की जगह क्या हो जाएगा, प्रत्याशित ढंग है। अगर प्रत्याशित ढंग लिखा है, व्यवहार प्रतिमान नहीं है, तो ये वाली डेफिनेशन जो है वो हो जाएगी जिन्सबर्ग की, जो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसको लर्न कर लेना। अगर प्रत्याशित व्यवहार प्रतिमान है या बिहेवियर ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जो यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है, तो आंसर लुंडबर्ग लगाना। अगर नहीं है ये और प्रत्याशित ढंग है तो जिन्सबर्ग लगाना। और अगर उसमें एटीट्यूड, मूल्य को सम्मिलित किया जा रहा है तो लिंटन लगाना। अगर कार्य करता है या करवाता है तो किम्बाल यंग लगाना। और अगर किसी परिस्थिति के अनुरूप आपको कार्य करना है या निभाना है तो इलियट एंड मेरिल लगाना। तो इलियट एंड मेरिल स्टेटस की बात करते हैं। क्लियर। तो मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। निम्नलिखित में से बहस की कौन सी लाइन अमर्त्य सेन के चिंतन में सम्मिलित नहीं है जब वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में संशय का परीक्षण करते हैं। तो वो नॉन एग्जिस्टेंस क्रिटिक की बात करते हैं, एंटी मॉडर्निस्ट की बात करते हैं, और इसी के साथ साथ वो फेवरेटिज्म की बात करते हैं। मॉडर्निस्ट क्रिटिक की उन्होंने बात नहीं करी, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। के.एम. कपाड़िया के द्वारा किए गए अध्ययन में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त एवं एकांकी परिवारों का अनुपात क्या था। तो ये क्वेश्चन यहीं पूछा गया था, इससे पहले कहीं भी नहीं पूछा गया था। आंसर बहुत इजी था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो गया होगा। तो इसमें उन्होंने इक्वल रेशियो लिया था जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली का। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पेरेटो किन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मान्यता देते हैं। तो जो पेरेटो हों वो मान्यता देते हैं लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड को। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि मनुष्य एक प्राणी है जिसका अस्तित्व विभेदों अर्थात उसका दिमाग और वर्तमान धारणाओं एवं उनसे जो पूर्ववर्ती हैं के विभेदों के मध्य प्रोत्साहित होता है पर आश्रित है। बहुत ही लंबी डेफिनेशन है और बहुत ही अंदर से पूछी गई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कीवर्ड मैं देख रही हूँ, अगर कोई मिल जाए तो बताऊँ। और कीवर्ड इतना आसान तो नहीं है मिल पाना, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कहाँ से आप इसको करें। तो माइंड और इम्प्रेशन से थोड़ा सा देख सकते हैं। और क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है तो मेरी ट्रिक काम करेगी। यहाँ पे जॉर्ज सिमल और लगा देना, क्योंकि जॉर्ज सिमल को पढ़ना, डीपली पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम इतनी बार आपको बोले हैं कि अब तो आप जॉर्ज सिमल ज़रूर पढ़ेंगे और तभी ऐसे सवालों को कर भी पाएंगे। जाति आधारित समाज से
जाति आधारित समाज से वर्ग आधारित समाज में परिवर्तन की अवधारणा किसने खारिज की, यानी किसने रिजेक्ट कर दिया है? तो जो ये रिजेक्ट किया है वो के.एल. शर्मा ने रिजेक्ट किया है, नोशन ऑफ चेंज फ्रॉम कास्ट बेस्ड टू क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि इमाम दुर्खीम द्वारा विवेचित आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकार वस्तुतः आत्महत्या के प्रकार नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर के प्रकार हैं जो आत्महत्या की उच्च दर को उत्पन्न करते हैं। तो ये कौन है? ये तो एंथोनी गिडिंग्स हैं, जिन्होंने उनके बारे में अपनी टिप्पणी दी। नेक्स्ट आपको मैच करना है, तो मैच कर लीजिए। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन किसका है? तो ये हो जाएगा इमाम दुर्खीम का। और उसके बाद है लुकिंग ग्लास सेल्फ कूले का है। जनरलाइज्ड अदर तो बहुत सिंपल है, मीड का है। इड ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड का है। तो ऑप्शन 1 में 3 है और 1 में 3 2 में है, 2 में डी है, 2 में डी भी 2 में है, सी में बी है, सी में बी। तो ऑप्शन हो गया आपका 4 करेक्ट आंसर। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बाहरी व्यक्ति अप्रवासी या अधीनस्थ समूह स्थानीय मूल प्रभुत्वशाली समूह में अविभाज्य रूप से एकीकृत हो जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? जब एकीकृत हो जाते हैं तो असिमिलाइजेशन कहेंगे उसको, क्योंकि वो एक ही में मिल गए। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पेरेटो के विज्ञान की मौलिक विधि का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की बात की, एक्सपेरिमेंटल की, रीजनिंग की, तो इंटरव्यू हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। मणिपुर और त्रिपुरा का आतंकवाद जो है वो आधारित है, किस पर आधारित है वो आपको बताना है। आइडेंटिटी क्राइसिस है, या फिर ऑन द ड्रीम ऑफ सेपरेट रिलीजन स्टेट है, या फिर ग्रेवियंस सिचुएशन, या क्लास एनिमिटी। तो वो जो है वो है शिकायत की स्थिति। मणिपुर और त्रिपुरा का आतंकवाद आधारित है शिकायत की स्थिति पर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह हमने पूरे 150 जो राजस्थान का पेपर था, पेपर 1, उसको कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करी, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन भी जो इसमें पूछी गई थी वो तो करी, उसके साथ साथ हमने कुछ अलग से भी डेफिनेशन डिस्कस की हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो कोई भी हम प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस को देखना नहीं होता है, बल्कि आगे आने वाले उससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करना होता है, जो मुझे लगता है मैंने किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि और क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, या और कैसे और अच्छी वीडियो बनाई जा सकती है जो आप लोगों को पढ़ने में और पेपर सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए, ना कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में उसको देख लें कि वीडियो आई तो देख लें। मेरा पर्पज़ ये है कि आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको जो भी मैं ट्रिक बताती हूँ वो समझ में आए और आप उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ, तभी तो बेनिफिट है देखने का। नहीं तो आज देखेंगे कल भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ ही साथ मैं जो यूनिक ट्रिक बताती हूँ उनको फॉलो करते रहिए, और इसी तरह हम लोग सीखते रहेंगे, न्यू न्यू टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है आरपीएससी का 2024 का जो पेपर सेकंड है उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सारे ही ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के वो कर चुके हैं। आरपीएससी बचा था और देख लेंगे, 1-2 पेपर जो बचे होंगे उनको कर लेंगे। और इसी के साथ ही साथ हम लोग पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्लेलिस्ट हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग लेक्चर्स करेंगे अपने जो भी हमारे अपकमिंग टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।